हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो ओनली मैं आप सभी को पूरा फुल बेसिक कॉन्सेप्ट, डीपली कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। स्टूडेंट्स देखिए, मात्र आधे घंटे की वीडियोस में मैं फुल कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, हर एक एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट एक वीडियो में, ताकि देखो कॉन्सेप्ट उसके बाद एक्सरसाइज अगर ऐसा आप करते हो तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो सकते। आपको पहले कॉन्सेप्ट पर पकड़ बना करके अपनी साम्राज्य को, अगर इस पर एक तरीके से कह सकते हैं, अपने साम्राज्य को अगर स्थापित इस पर करना है इस चैप्टर पर, तो मैं जो बता रहा हूँ बस उस पर आप अपनी कमांड बना के और एक्सरसाइज को टच करिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या हम जानते हैं, इधर देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। बच्चों देखो, निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है? जब हम ज्यामिति का अध्ययन बिंदुओं की स्थिति विभिन्न ज्यामितीय वक्रों के आधार पर करते हैं तो इसे वैश्लेषिक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा जब हम ज्यामिति का अध्ययन बिंदुओं की स्थिति, मतलब कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ठीक, पॉइंट कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना। आप सुना, विभिन्न ज्यामितीय वक्रों के आधार पर करते हैं तो इसे वैश्लेषिक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। देखिए, ज्यामितीय वक्र मतलब होता है, कभी कभी हमें क्या होता है, जैसे कोई एक लाइन होती है, उसका लाइन का इक्वेशन दिया होता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी कभी ना आपको ज्यामितीय वक्र भी दिए होते हैं। यानी कि हम पॉइंट के आधार पर और ज्यामितीय वक्रों के आधार पर जब स्टडी को करते हैं तो वो ज्यामिति बोली जाती है क्या? वैश्लेषिक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, सेकंड आपका क्या होता है? कार्तीय निर्देश तंत्र एवं निर्देशांक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स। तो कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है? देखिएगा, किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाओं एक्स ओ एक्स डैश, देखिए यहाँ पे एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश से बना तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र या समतलीय निर्देश तंत्र या आयतीय निर्देश तंत्र कहलाता है। देखिए, एक दूसरे के ये पर्यायवाची शब्द हैं, सबका मीनिंग एक ही है, ठीक। तो क्या मैंने बोला कि किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाओं एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश के प्रतिच्छेदन मतलब एक दूसरे को काट देना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक दूसरे को बिंदु ओ पे काट रही हैं, को प्रतिच्छेदन से बना तंत्र की कार्तीय निर्देश तंत्र कहलाता है, ठीक। तो देखो, ये एक्स ओ एक्स डैश है और वाई ओ वाई डैश है, ये दोनों के मिलने से, और इसमें ये क्या होता है, जहाँ पे दोनों एक्सिस, यहाँ पे एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु, जिसको कहते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो देखना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और मूल बिंदु से मिलाने के बाद जो तंत्र तैयार होता है, जो एक पूरा सिस्टम तैयार होता है, उस सिस्टम को कहते हैं निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र। अब देखना, निर्देशांक ज्यामिति में एक चीज़ जानने वाले हम लोग, चतुर्थांश। क्या जानने वाले? चतुर्थांश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। देखना बच्चों, कार्तीय निर्देश तंत्र प्रत्येक समतल को चार भागों में बांटता है, जिन्हें क्रमशः प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होते हैं, किसी भी प्लेन को, जिस कागज़ पे इनको बनाया गया वो एक प्लेन है, उस प्लेन को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 भागों में बांट रहे हैं। प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। पहला ये भाग भी एक चतुर्थांश बोला जाएगा, जिसे हम पहला चतुर्थांश कहते हैं। यह भी एक भाग है, जिसे हम दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। अच्छा बच्चों, याद रखना, उसके बाद क्या कहता है कि मूल बिंदु को 0 0 से प्रदर्शित किया जाता है। मूल बिंदु का प्रदर्शन 0 से, यानी कि ओरिजिन कहते हैं ना इंग्लिश में, इसलिए ओ से दिखाते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक कोई पूछता है क्या होता है, तो 0,0 होते हैं। तो मूल बिंदु को ओ से प्रदर्शित करते हैं और इसका निर्देशांक 0,0 होता है। दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जाना जाता है, जो कि इस निर्देशांक ज्यामिति में इस फार्मूले का बहुत ही बेस्ट रोल है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज़ करते हैं हम लोग। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? अगर मेरे पास दो पॉइंट ए और बी हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास दो पॉइंट ए और बी हैं, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, तो और अगर मैं कहूँ कि इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस d हो तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी?
अगर आपको दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है d √√ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। दो बिंदु दिया है, उनके बीच की दूरी निकालने का फार्मूला ये होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। अब ध्यान देना, ये आपका कार्तीय निर्देश तंत्र यानी उसका फिगर था। अब देखिए मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, जिसे मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं बच्चों। अगर मेरे पास दो पॉइंट ए और बी दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, मेरे पास दो पॉइंट ए और बी दिए हुए हैं और ध्यान देना उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हैं और उसके मिड पॉइंट, उसके बीच में अगर कोई पॉइंट p है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। यानी दो बिंदुओं को अगर हम क्या करें, इसे जोड़ दें और उनका मध्य बिंदु अगर हमें पता करना हो कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो उसका फार्मूला बच्चों होता है x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। यानी अगर आपको कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हैं, उनका आपको मध्य बिंदु का सूत्र निकालना है, यानी कि मध्य बिंदु निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है x = x1 + x2/2 y = y1 + y2/2। ये हो जाते हैं उस बिंदु के निर्देशांक। x की वैल्यू यहाँ से मिलती है, y की वैल्यू इस फार्मूले से मिलती है। ठीक, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग समझने क्या वाले, त्रिभुज का केंद्रक। क्या बच्चों समझेंगे, त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं। यहाँ पे मैं निर्देशांक लिखा हूँ, ये चीज़ गलत है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, केंद्रक। क्या होगा बच्चों, केंद्रक। तो समझिएगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का जो सामनेष्ट बिंदु क्या कहलाता है, त्रिभुज का केंद्रक। कहने का मतलब बच्चों ध्यान देना, त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला देते हैं, वो क्या कहलाती है, माध्यिका। इसी तरीके से त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पे जो हमें मिलेगा रेखाखंड, वो क्या कहलाता है, माध्यिका। तो त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं हो गई। तो तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे काटती हैं, यहाँ पे देखो एक पॉइंट मैंने जी लिखा हूँ, ये जी पॉइंट जो है ना, इसी को बोलेंगे त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है बच्चों कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है, यानी त्रिभुज की तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे काटती है उसे कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक, आकृति में जी त्रिभुज का केंद्रक है। जो जी है वो किसको बता रहा है, त्रिभुज का केंद्रक, क्योंकि तीनों माध्यिकाएं जी पे काट रही हैं। तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाता है, केंद्रक। अगर बच्चों शीर्ष लंब कहता है, शीर्ष लंबों का कटान बिंदु, उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र। क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र। चलिए अब ध्यान देना, आगे चलते हैं। समदूरस्थ बिंदु, इक्विडिस्टेंस पॉइंट, ये भी आपको मिलने वाला है। देखना समदूरस्थ पॉइंट क्या होते हैं। समदूरस्थ बिंदु की बात करते हैं, इक्विडिस्टेंस पॉइंट। अगर कह रहा हूँ क्या, यदि बिंदु P बिंदु A व B से समदूरस्थ यानी समान दूरी पे है, तो उसके लिए बच्चों क्या होती है, PA = PB। बात समझ रहे हैं। अगर मेरे पास एक पॉइंट बच्चों देखो यहाँ पे P है, बात को समझिएगा। यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट क्या है, P है, जो क्या, एक मिनट रुकिएगा। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक कोई पॉइंट है बच्चों, P है। ठीक, एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए, अगर मेरे पास एक पॉइंट P है, जो बच्चों एक पॉइंट मेरे पास B यहाँ एक पॉइंट A है। ठीक, अगर A से P की दूरी, देखो A से P की दूरी बराबर P से B की दूरी, अगर ये पॉइंट जो P है A से और B से बराबर दूरी पर है, तो उसके लिए कंडीशन होती है PA = PB। यानी समदूरस्थ के लिए होता है कि जो बिंदु समान दूरी पर है, उससे पहले बिंदु की दूरी और उससे दूसरे बिंदु की दूरी आपस में क्या हो जाती है, बराबर। ठीक, तो चलिए जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे, यानी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, तो वहाँ पे हम आपको डिटेल और बताएंगे इसके बारे में। ठीक, अब देखना आगे, विभाजन सूत्र क्या होता है, सेक्शन फार्मूला। यदि बिंदु P बिंदु बिंदु A से B को जोड़ने वाले रेखाखंड को m संबंधी n के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक। विभाजन सूत्र बच्चों दो केस होते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने क्या किया, तो बिंदु P के निर्देशांक। अंतर विभाजन बच्चों दो तरीके से, ध्यान देना। अगर कोई रेखाखंड AB मेरे पास है, यानी एक बिंदु A था, एक बिंदु B था, इसको जोड़ने वाला रेखाखंड क्या है, AB। आज इस रेखाखंड को एक पॉइंट P है जो m संबंधी n के अनुपात में बांट रहा है। इधर वाला पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, इधर वाला पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, m है। ये पॉइंट P का इधर वाला पार्ट m, इधर वाला पार्ट n, यानी कि जो पॉइंट P है AB को m संबंधी n के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्लियर। अगर कोई भी रेखाखंड किसी भी रेखाखंड को कोई पॉइंट m संबंधी n के अनुपात में विभाजित करता है, तो उसका निर्देशांक कैसे निकलता है। लेकिन देखना बच्चों, पहला केस है अंतर विभाजन, क्योंकि पॉइंट P जो है इस AB के बीच में पड़ रहा है, अंदर है, अंतर विभाजित कर रहा है।
तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, और ये दोनों जो पॉइंट है बच्चों ना, इनका निर्देशांक आपको सवाल में दिया रहेगा, x1 y1 और b का निर्देशांक दिया रहेगा आपको x2 y2, 2 पॉइंट दिए रहेंगे और रेशियो भी दिया रहेगा आपसे। जो बिंदु बांट रहा है इसको यम संबंधी n के अनुपात में, उसका कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक निकालना होगा। ठीक, अब ध्यान देना, आगे बात करते हैं बाह्य विभाजन की बात करते हैं बच्चों, ध्यान समझना। बाह्य विभाजन क्या कहता है, यदि मैंने क्या बोला, यदि बिंदु ए से बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को m संबंधी n के अनुपात में बाह्यतः विभाजित। अब देखो बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ मैं समझाने वाला हूँ, क्या आप समझ रहे हो कि बाह्यतः विभाजित कैसे होता है? बाह्यतः विभाजन समझाने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। बाह्यतः विभाजित करते हैं तो बिंदु P के निर्देशांक, देखो मेरे पास एक रेखाखंड AB था, ठीक, और मैंने इस रेखाखंड AB से बाहर, देखो डॉट डॉट करते हुए मैं जा रहा हूँ, बाहर एक पॉइंट P लिया। तो अगर मैं कहा कि A से लेके P तक कितना मान है m, और A से लेके B तक क्या है n, ये पॉइंट P जो है वो बाहर है, AB के अंदर नहीं है। देखो इसके पहले क्या था, इसके पहले वाले केस में पॉइंट P जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वो पॉइंट P है ना, A और B के बीच में है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट हमारा P है A और B से बाहर है। तो ऐसी सिचुएशंस आने पर हम बोलते हैं कि बिंदु जो P है इस AB रेखाखंड को बाह्यतः विभाजित कर रहा है। क्लियर? देखना, अगर मैं मान लूँ कि A से लेके P तक की जो बात है वो कितनी m है, और A से लेके B तक की जो आप समझ सकते हैं भाग है वो कितना n है, यानी ये पॉइंट जो P है AB को m संबंधी n के अनुपात में बाह्यतः विभाजित, क्या बोलोगे बच्चों, बाह्य विभाजित करता है। तो उस दशा में कुछ नहीं बच्चों, जो अंतर विभाजन वाला सूत्र होता है उसी के स्थान पे हम केवल माइनस कर देते हैं, वो फार्मूला बन जाता है बाह्य विभाजन का। ठीक, x इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 बाई m1 माइनस m2, y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। तो ये बाह्य विभाजन में माइनस वाला फार्मूला यूज होता है, अंतर विभाजन बच्चों प्लस वाला। क्लियर? एक बार वीडियो को आप फिर से देखोगे तो जरूर क्लियर हो जाएगा। अब देखना, संरेख के लिए शर्त, अगर कभी भी आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो और ये चीज़ क्या कह रहा हो कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो याद रखना संरेख मतलब होता है बच्चों कि तीनों बिंदु, अगर जैसे मेरे पास एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है, अगर मैं एक लाइन खींचूं, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट आ जाएंगे तो हम कहेंगे ये तीनों बिंदु संरेख। संरेख का मतलब होता है बच्चों एक ही रेखा में, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा में होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, संरेख बिंदु। क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु। यदि 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, शून्य होता है। कभी भी कह दे कि तीनों बिंदु संरेख हैं तो समझ जाइएगा संरेख है, तो इसलिए ऐसे केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0, यानी कि x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 दिस इक्वल टू 0। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, संरेख के लिए एक कंडीशन होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब ध्यान देना, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या होते हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्ष होते हैं। ठीक है, तीनों बिंदु जो है ना त्रिभुज के तीनों क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। अब ध्यान देना आप, ये लास्ट आपका एक चीज़ और बचा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का बच्चों क्या सूत्र होता है, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों। बात को समझना, जैसे आपके पास कोई त्रिभुज है, यहाँ कोने जो होते हैं ना वही शीर्ष A शीर्ष B शीर्ष C, इसका मान लिया x1 y1, इसका मान लिया x2 y2 और इसका मान लिया x3 y3। ठीक बच्चों, अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तो ऐसे केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 x3 और y2 माइनस y1 प्लस यहाँ पे x3 y3 माइनस y1। बच्चों इसको याद करने की मैंने जब इसको मैं एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा वहाँ पे इसको ट्रिक भी बता दूंगा कैसे याद करना है। ठीक, अब देखना बच्चों, तो जब भी देखिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लगाते हैं तो इसके पहले 1/2 आधार गुणे लंब ऐसे लगाते हैं। ठीक, बट बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जब हमें आधार पता और लंब पता होता है, लेकिन यहाँ पे आधार और लंब का केस नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, यहाँ आधार लंब नहीं पता है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, त्रिभुज के तीनों ये वर्टिसेस जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ठीक ना, त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे बच्चों। ये वाला फार्मूला बच्चों तब लगता है जब किसी त्रिभुज का हमें बेस और परपेंडिकुलर यानी कि आधार और लंब पता होता है, तब लगाते हैं। लेकिन अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूले के मदद से क्या कहते हैं, एरिया को फाइंड कर लेते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स यह 15 मिनट की वीडियो आप सभी लोगों की बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर ऐसा है बच्चों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि इससे आपके जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो भी इस वीडियो को देख करके कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए
आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।